सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जिसका नाम आरती इंडस्ट्रीज है, जो कि कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। ये जो कंपनी है डिफरेंट तरह के केमिकल्स बनाती है और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के केमिकल्स बनाती है। अब ये ऑर्गेनिक क्या हुआ और इनऑर्गेनिक क्या हुआ। ऑर्गेनिक केमिकल्स वो होते हैं जिसमें कार्बन जो एटम होता है, और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन एटम नहीं होता। आपको भी पता है कि हर एक केमिकल का एक फॉर्मूला होता है, तो उसमें कार्बन एटम है तो वो ऑर्गेनिक है, कार्बन एटम नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक है। तो दोनों तरह के ये केमिकल्स बनाती है। 16 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कि गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर है, जिससे क्या होता है कि इनको जो एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है, क्योंकि ये पोर्ट के नजदीक है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिनकी इनकी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये इनका एक स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। इनके सारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग किए हुए हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो डोमेस्टिक परसेंटेज है, मार्केट शेयर है, वो है लगभग 56% का, और 44% का इनका जो है सारा एक्सपोर्ट का धंधा है, जो भी है ये। ठीक है। अगर इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है बेंजीन डेरिवेटिव्स वगैरह में ये डील करती है। यानी बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड जितने भी जो केमिकल्स होते हैं, इसको मिलाकर बनते हैं, उनको ये बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद ये टॉयलून जो डेरिवेटिव्स होते हैं, टॉयलून और उससे जो रिलेटेड डेरिवेटिव्स हैं, उनको बनाने का काम करती है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड जो डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि उसी की तरह के जो अदर कंपाउंड होते हैं, उनको बनाने का काम करती है, उस तरह के केमिकल्स को। उसके अलावा ये क्या है, इनकी जो एक्सपर्टीज है वो कई तरह के प्रोसेसेस में है, जैसे क्लोरीनेशन का प्रोसेस है, जैसे नाइट्रेशन का प्रोसेस है, जैसे सल्फोनेशन का प्रोसेस है, या हाइड्रेशन का प्रोसेस है। तो वो सारे प्रोसेसेस में भी इनकी एक्सपर्टीज है, और ये टॉप 2 और 3 पोजीशंस पे है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद में ये डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज को कैटर करती है ये कंपनी। जैसे ये क्या करती है, जो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं उनको बनाती है। स्पेशलिटी केमिकल्स कौन से, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में यूज होते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, जो बहुत रेयर ड्रग्स होती हैं, जैसे किसी जो बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी है उसकी जो ड्रग्स हो गई, उसमें जो केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं, वो ये फार्मास्यूटिकल्स को देती है। या जैसे सेमीकंडक्टर्स में बहुत ही स्पेशलिटी केमिकल्स यूज होते हैं, तो उनको भी, उस इंडस्ट्रीज को भी ये देती है। उसके बाद में ये एग्रोकेमिकल्स हो गया और फर्टिलाइजर वाले इंडस्ट्रीज को भी देती है। जैसे एग्रोकेमिकल्स में क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, जैसे फसलें वगैरह खराब ना हो ना, कीटनाशक वगैरह होते हैं, तो उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं वो ही सप्लाई करती है। या फर्टिलाइजर, जैसे किसी फसल की उत्पादकता बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उस तरह के केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं एग्रो में, तो वो सारे ये बनाती है। उसके अलावा एनर्जी बेस्ड केमिकल्स क्या हुआ, इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं स्टोरिंग में, ट्रांसफरिंग में और एनर्जी कन्वर्टिंग में, जो कि पेट्रोकेमिकल्स वगैरह में यूज होते हैं, नेचुरल गैस वगैरह में यूज होते हैं, जो व्हीकल्स के अंदर फ्यूल डलता है उसमें यूज होते हैं, या बैटरीज वगैरह में जो यूज होते हैं, तो उनको भी ये बनाने का काम करती है। उसके अलावा ये क्या करती है, उसके अलावा हो गया जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गए। अब फार्मास्यूटिकल्स में किस तरह के केमिकल और बनाती है, स्पेशलिटी वाले तो बनाती है। उसके अलावा जो एपीआई हो गया फार्मास्यूटिकल्स में, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मान लो कोई भी मेडिसिन है, जैसे डोलो 650 होगी, तो डोलो 650 के अंदर क्या मॉलिक्यूल है, पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल क्या है, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उस मेडिसिन का। तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट को बनाने के लिए जो केमिकल यूज होते हैं, उनको ये मैन्युफैक्चर करती है और उन कंपनियों को देती है। उसके अलावा ये क्या काम करती है, उसके अलावा ये काम करती है जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स इंडस्ट्रीज को ये अपने केमिकल्स देते हैं। अब पॉलीमर्स इंडस्ट्रीज क्या, पॉलीमर्स सबसे पहले होता क्या है, पॉलीमर्स का यूज होता है वाटर प्रूफिंग और प्रोटेक्शन वगैरह के लिए यूज होता है।
तो ये किस किस इंडस्ट्रीज में यूज होता है ये पॉलीमर्स वगैरह? एक तो पेंट और कोटिंग्स इंडस्ट्री, क्योंकि उसमें वाटर प्रूफिंग वगैरह की काफी जरूरत होती है। उसके बाद में वाटर प्रूफिंग की जरूरत बिल्डिंग्स वगैरह, मटेरियल्स वगैरह में होती है। उसके बाद में जो केबल्स वायर्स होते हैं उसमें वाटर प्रूफिंग की जरूरत होती है। उसके बाद में टेक्सटाइल में भी यूज हो जाता है ये जो पॉलीमर्स होते हैं। उसके बाद में ये क्या होता है, जो बायो मटेरियल्स में, यानी कि जो हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट होता है ना, वहां पे भी यूज होता है। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल मतलब नलियां हैं, खून की नलियां हैं, उनमें भी कई बार ब्लॉकेज वगैरह होती है, तो वहां पर भी ये कहीं पे इस तरह का केमिकल यूज होता है। या अदर जैसे इम्प्लांट्स हो गए, उनमें भी ये यूज होता है, जो पॉलीमर्स वगैरह होता है। उसके बाद में क्या है कि जैसे जो ऑटोमोटिव्स होते हैं, है ना, टायर्स वगैरह हो गए, बम्पर्स वगैरह हो गए, उसमें भी ये यूज हो जाता है पॉलीमर्स। उसके बाद में जो दूसरी आती है इंडस्ट्रीज, जो कोई जो कैटर करता है, उसको सर्फेक्टेंट्स। अब ये सर्फेक्टेंट्स क्या होगा? सर्फेक्टेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जिनके थ्रू क्लीनिंग का काम, फोमिंग मतलब झाग वगैरह देने वाले, या इमल्सिफाइंग मतलब मिक्स करने वाले। मिक्स मतलब जैसे कोई चीज ऑयल बेस है और दूसरी चीज वाटर बेस है, तो वाटर के अंदर ऑयल कभी मिक्स नहीं होता, तो उनको मिक्स कराने के लिए जिस तरह के केमिकल्स यूज होते हैं वो सर्फेक्टेंट इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। उसके बाद में वेटिंग वाले, वेटिंग का जो काम होता है उसके लिए सर्फेक्टेंट यूज होते हैं। वेटिंग मतलब गीला करने के लिए। तो जैसे क्लीनिंग वगैरह में कॉस्मेटिक्स हो गया, है ना, डिटर्जेंट और जो ये वो हो गए सोप्स वगैरह हो गए, कंडीशनर्स वगैरह हो गए, है ना। तो और क्लीनिंग में और ये सारी चीजें हो गई, कॉस्मेटिक्स वगैरह सारे हो ही गए हैं, और टूथपेस्ट वगैरह हो गया। तो ये सारी चीजें आ गई सर्फेक्टेंट्स वगैरह में, इस इंडस्ट्रीज में। उसके बाद में ये क्या, पिगमेंट्स और जो डाइज वाला काम होता है। अब पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट मतलब जो कलर की ओपेसिटी को बढ़ा देते हैं, कलरिंग एजेंट्स टाइप के होते हैं। तो उसमें जैसे पेंट इंडस्ट्रीज हो गई, है ना, प्रिंटिंग इंक्स हो गया, जो प्रिंटिंग के लिए इंक्स वगैरह यूज होती है। कॉस्मेटिक्स हो गया, उसमें भी ये यूज हो जाता है, जो पिगमेंट्स वगैरह होती है। या पेंट इंडस्ट्रीज हो गया, है ना, उसमें, या टेक्सटाइल हो गया, उसमें भी पिगमेंट्स वगैरह यूज हो जाते हैं। अब डाइज क्या होती हैं? जो नेचुरल जो फाइबर्स होता है उसको कलर करने के लिए, या सिंथेटिक फाइबर्स को कलर करने के लिए। जैसे फाइबर्स क्या हुआ? कॉटन हो गया, है ना, कॉटन हो गया, नाइलॉन हो गया, या पॉलिस्टर हो गया, या वूलन हो गया, या सिल्क हो गया। तो इस तरह के जो फाइबर्स होते हैं उनको कलरिंग देने के लिए, जैसे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है। कॉस्मेटिक्स में जैसे लिपस्टिक वगैरह हो गया, है ना, आईलाइनर हो गया, उसमें नील पेंट्स हो गए, उसमें काफी यूज होता है। या जैसे और ज्यादा ये स्टेशनरी वगैरह में, पेपर इंडस्ट्रीज में काफी यूज हो जाता है इसका। तो ये सारे हो गए कोटिंग्स वगैरह का। एडिटिव्स में, अब ये एडिटिव्स क्या हुए? एडिटिव्स मतलब इस तरह का सब्सटेंस जो किसी और पदार्थ में मिलाया जाए तो उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है। जैसे ये उस पदार्थ के जो टेस्ट है उसको बढ़ा देगा, अपीयरेंस है उसको बढ़ा देगा, या शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा देगा। जैसे एफएमसीजी में खाने पीने की चीजें होती हैं, तो उसके टेस्ट को बढ़ाने वाला जो एडिटिव्स होते हैं वो बनाती है कंपनी। और जैसे फार्मास्यूटिकल्स के अंदर क्या होता है, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मेडिसिन की किसी तरह का केमिकल यूज होता है, तो वो ये बनाती है। शेल्फ लाइफ मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग से लेके एक्सपायरी तक का जो समय होता है उसको बढ़ाने के लिए। मान लो 2 साल की एक्सपायरी है, हमें इसकी 3 साल तक की करनी है, तो कोई केमिकल ऐसा डाल देंगे जिससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, यानी इस तरह का प्रिजर्वेटिव वगैरह जो होते हैं, तो वो ये बनाने का काम करती है। उसके अलावा अगर इस कंपनी को देखें तो ये कंपनी काफी मजबूत है। और अगर हम इसके रेवेन्यू स्प्लिट को देखें कंपनी के, तो रेवेन्यू स्प्लिट में सबसे ज्यादा जो इसका कंट्रीब्यूशन करता है रेवेन्यू में, वो है जो एनर्जी बेस्ड केमिकल्स होते हैं, वो लगभग 36% कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा जो एग्रो केमिकल्स होते हैं वो 18% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा जो पॉलीमर्स और एडिटिव्स होते हैं वो
14% तक इनमें कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद में पिगमेंट्स और जो डाई वाला सेगमेंट है, तो पिगमेंट्स और डाई वाला सेगमेंट करता है इसमें लगभग 12% तक कंट्रीब्यूट। उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल वाला है 10% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद अदर्स आते हैं जो 9% तक कंट्रीब्यूट करते हैं इसके लिए। उसके बाद में इस कंपनी की अगर, वैसे तो कंपनी बहुत अच्छी है, डिफरेंट मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, एक्सपोर्ट अच्छा है, डोमेस्टिक भी अच्छा है, लेकिन अगर कंपनी की थोड़ी वीकनेस देखें तो जो वीक ये पड़ रही है कंपनी, वो इस चीज पर पड़ रही है कि जो मार्जिन प्रेशर्स है ड्यू टू चाइना की जो ओवर मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो ओवर सप्लाई कैपेसिटी है, उसकी वजह से मार खा रही है। चाइना क्या कर रहा है, उसको ऑर्डर मिलता है, वो कई हजार टन सप्लाई कर देता है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे खेल जाता है वो। और जो इंडियन कंपनियां हैं उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो बस प्राइस प्रेशर के चक्कर में कर नहीं पाती उतना अच्छा। और दूसरी चीज जो वीकनेस जो लगती है कि जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो एग्रोकेमिकल्स की डिमांड है वो काफी स्लो डाउन है, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ये नीचे को जा रही है कंपनी, मतलब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा जो केमिकल सेक्टर है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो कि चाइना की जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, और जिसकी वजह से जो इंडियन कंपनियां हैं उतना कंपीट कर नहीं पा रही उसके साथ, चाइना के साथ में, क्योंकि चाइना केमिकल्स का हब माना जाता है। चाइना को जो भी करता है चाइना बहुत लार्ज स्केल पे करता है, तो ये सबसे बड़ा रीजन है। उसके बाद में अगर इसके कॉम्पिटिटर्स वगैरह देखें तो उसमें विनैती ऑर्गेनिक्स है। अगर दूसरे कॉम्पिटिटर की बात करें तो उसमें फाइन ऑर्गेनिक्स है। तीसरे कॉम्पिटिटर की बात करें तो नवीन फ्लोरिन्स है। चौथा अनुपम रसायन है। और जो पांचवा बात करें कंप्यूटर की तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। देखो ओवरऑल जो कंपनी है ठीक है ना। अगर यार मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, अगर पुराने हो तो लाइक और शेयर जरूर करो। अगर इस स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। तो ओवरऑल मेरा यही है कि ये सारा कंपनी के बिजनेस के बारे में था। बिजनेस सॉलिड है बिकॉज ऑफ ये चाइना का जो प्राइस प्रेशर है, जो सप्लाई चेन है, उसकी वजह से थोड़ा स्लजिश कर रहा है, ढीला ढाला पड़ा हुआ है। ये जो सेक्टर है थोड़ा सा मतलब उस लेवल से, उस गति में नहीं है। और अगर इसके फाइनेंशियल्स वगैरह देखने हैं तो चलो यार मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जिसका नाम आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। और इस एनालिसिस में मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो करूंगा। तो सबसे पहले कर लेते हैं आरती इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले इसका मार्केट कैप देख लेते हैं जो कि है 16,823 करोड़ का, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद में अगर इसका पी देखें स्टॉक का तो वो 51.1 है, और जो इसका इंडस्ट्रियल पी है वो 30.3 है। यानी कि इंडस्ट्रियल पी से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो जो स्टॉक का पी है वो 51 है, यानी कि ज़्यादा है, यानी कि एक अंडर वैल्यूड दिखा रहा है अभी स्टॉक को। जो ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 6.45% का है, जो कि बहुत ही कम है। और ROE भी इसका 6.04 है, जो बहुत कम है। हाँ, डेट इक्विटी इसका सही है, यानी कि कंपनी के ऊपर किसी का तरह का कोई ज़्यादा कर्जा नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग भी सही है 42.2 जिसे कह सकते हैं। बाकी प्लज परसेंटेज भी ठीक है। बाकी ये बहुत पैग रेशो बहुत इसका खराब है, जो माइनस में है 5.63 का पैग रेशो है इसका। देखो ये सारी चीज़ें इसकी रेड में है, जो कि थोड़ा रिस्की है। ये दो चीज़ें सही हैं आरती इंडस्ट्रीज की। उसके बाद में अगर देखें तो इसका जो मीडियन पी के साथ में अगर इसको कंपेयर करें तो मीडियन पी इसका 37 का दिखा रहा है यहाँ पे, 37.7 नहीं, ये 5 इयर्स का है। 1 मिनट, 42 दिखा रहा है मीडियन पी है इसका 42। अब 42 यहाँ देखें तो ये 51 दिखा रहा है,
यानी कि स्टॉक मीडियन पी के साथ में भी कंपेयर कर रहे हैं तो ओवर वैल्यूड दिखा रहा है। उसके बाद में अगर इसका जो 50 DMA और 200 DMA को देखें, अगर 50 DMA 200 DMA को देखें तो जो ब्लू वाली लाइन है उसके नीचे है 50 DMA वाली लाइन, यानी कि कोई खास नहीं, उसके ऊपर है ये प्राइस लाइन, यानी कि मोमेंटम तो है थोड़ा सा, बाकी 200 वाले DMA से नीचे है जो ग्रे वाली लाइन है, 50 वाले से ऊपर है, यानी कि थोड़ा बहुत मोमेंटम है स्टॉक के अंदर। अगर स्टॉक का पी वगैरह पीयर कंपैरिजन करें उसके जो कॉम्पिटिटर्स, तो आरती इंडस्ट्रीज देखो 51 का पीई है, इससे सारे नीचे हैं। 39 है हिमाद्री, इसका दीपक नाइट्रेट 39 है, ये 51 है गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का, बाकी SRF 68 का। SRF थोड़ा महंगा है। उसके बाद में अगर देखें तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट देखें तो यार नेट प्रॉफिट कुछ कंपनी बना नहीं रही है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर काफ़ी नीचे जा रहा है। 445, 416 और 331 का नेट प्रॉफिट है। ठीक है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स घट गए हैं इसके, जो 16, 15 और 14% के हो गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद में कैगर अगर देखें तो कैगर में इसमें यही दिखाई देता है कि -29 1 ईयर का जो रिटर्न्स है, 3 इयर्स का -12 है, 5 इयर्स का 0 है, यानी कुल मिला के स्टॉक कुछ खास पैसा बना नहीं रहा है। और जो सेल्स ग्रोथ है वो वैसे 3 इयर्स की 6% की है, खाली कुछ खास नहीं है। मैं बैलेंस शीट में देखें तो CWIP इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, जो कि 1274 करोड़ का है, 1229 से 1274 करोड़ का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में अगर देखें तो कैश फ्लो वगैरह भी देखो, कैश फ्लो इनका -229 है, यानी कि गल्ले पर पैसा कुछ खास बच रहा नहीं है, क्योंकि CWI पर कैश फ्लो अगर नेगेटिव है, इन्होंने CWIP किया है ना, तो उसमें काफ़ी पैसा लगाया है इन्होंने। कैश कन्वर्टिंग साइकिल, अच्छी बात यह है कि जो कैश कन्वर्टिंग साइकिल और ये जो है ना, ये दोनों घटे हैं, इनका घटना बहुत अच्छा होता है। 114 से 56 हो गया, 82 से 53 हो गया, ना 122 से 114 हो गया, 47 से 39 हो गया, 55 से ये 97 हो गया पेएबल डेज। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ठीक है, मतलब प्रमोटर्स 42% की हिस्सेदारी है, FIIs इसमें 6% है, DIIs 19% है, बाकी पब्लिक 31% बैठी हुई है, इसमें काफ़ी बैठी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो ओवरऑल जो स्टॉक है ना, स्टॉक तो सही है, इसका बिजनेस भी सही है, लेकिन इसमें गड़बड़ ये है कि जो जब तक चाइना का जो प्राइसिंग प्रेशर हटता नहीं है ना, तब तक ये प्रॉफिट में नहीं आएगा। स्टॉक इतना आसान नहीं होगा इसके लिए प्रॉफिट में आने के लिए, जब तक वो चाइना वाली प्रॉब्लम नहीं जाती। बाकी ठीक है एवरेज स्टॉक। बाकी अगर इसका ट्रेंड एनालिसिस करें तो 1 वीक में मैं जैसे देख रहा था कि ये बुलिश मोमेंटम में था थोड़ा सा, जो 50 DMA वाला था, जो 9% का रिटर्न दिया है इसने 1 वीक में, और अगर इसको 1 मंथ में करें तो वो 19% का रिटर्न दिया, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बाद में 3 मंथ्स में देखें तो 7%, यानी कि शॉर्ट टर्म में तो बुलिश है। बाकी 6 मंथ में भी ठीक ठाक दिया है, जो 8% का, यानी उठ सकता है शेयर। 1 ईयर का इसका 31 का है, 1 ईयर का काफ़ी ख़राब है इसके अंदर, और 3 इयर्स का भी 38, जो बहुत ही बेकार है, माइनस का। बाकी 5 इयर्स में 9 का है, 9% का है, यानी शॉर्ट टर्म में स्टॉक जो है बुलिश है, मीडियम टर्म में भी बियरिश है, और लॉन्ग टर्म में भी बियरिश है। उसके बाद अगर इसका टेक्निकल एनालिसिस देखें तो सबसे पहले इसका जो प्राइस है वो देख लेते हैं। 464 का प्राइस इसका चल रहा है,
अगर इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो सपोर्ट जो इसका पहला बनता है, एक ही सपोर्ट बनेगा इसमें, वो है 344 का। तो 344 का इसमें सपोर्ट बनता है। उसके बाद में अगर इसका रेजिस्टेंस वगैरह देखना हो तो रेजिस्टेंस वगैरह तो सबसे पहले ये है इसका पहला रेजिस्टेंस, 648 का इसका पहला रेजिस्टेंस है। अगर इसको भी तोड़ देता है ये, तो ये दूसरा रेजिस्टेंस इसका बैठेगा 763 का। यानी कि पहला जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 344 का है। पहला सपोर्ट लेवल जैसे ये आपको देखने को मिल रहा है, पहला सपोर्ट 344, इससे ऊपर अगर जाएंगे पहला रेजिस्टेंस 648 और दूसरा 763। बाकी अगर इसका वो देखें RSI तो वो थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम में है, 54 का RSI है जो ऊपर जा सकता है। 60 के ऊपर जाएगा तो ओवर पॉट जोन में चला जाएगा। और यहाँ पे भी जैसे ये इसको काट के, बिना काटे यहाँ पे काट के सीधा ऊपर को जा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये कहीं ना कहीं पे रिवर्सल दिखा रहा है इसमें। तो रिवर्सल है इसके अंदर। यार अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करो। और इस स्टॉक से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। इस स्टॉक के बारे में मेरा कंक्लूज़न यही है कि यार इसका जो बिज़नेस है ना वो बहुत सॉलिड है, ओवरसीज़ में प्रेजेंस बहुत अच्छी है। बाकी एक ही कमी है, वो जो चाइना का जो प्रेशर है ना, प्राइस प्रेशर जो पड़ा हुआ है, जो वो ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उससे ये जो ज़्यादा ओवर सोल्ड कर दे रहा है, मतलब ज़्यादा बेच दे रहा है अदर कंट्रीज़ को, जिससे कि इंडियन कंट्रीज़ को मौका ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमारी जो इंडियन कंट्रीज़ की कैपेसिटी इतनी नहीं है और उसका सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और जो इंडियन कंपनीज़ का इतना टेक्नोलॉजी इनेबल्ड नहीं है, तो जिस वजह से इंडियन कंपनियां मार खा रही हैं। तो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स भी ठीक ठीक हैं, FIIs DIIs भी हैं कंपनी के अंदर। तो कंपनी टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है इस कंपनी की, क्योंकि इसका जो पोर्टफोलियो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसा आपको पता ही है कि ये सर्फेक्टेंट्स हो गए, पॉलीमर्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, एग्रोकेमिकल्स हो गए, स्पेशलिटी केमिकल्स हो गए, और हर तरह की मतलब कॉस्मेटिक्स वगैरह में डलने वाले जो जितने भी केमिकल्स होते हैं वो बनाती है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, बिजनेस सॉलिड है, आगे जा सकती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है अगर इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो आज के लिए इस स्टॉक में इतना ही था। सो थैंक यू सो मच।